सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम चालित आवर्ती दोलित्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जब किसी अवमंदित दोलित्र पर बाह्य आवर्ती बल F बराबर F0 साइन ओमेगा टी लगाया जाता है तो दोलित्र प्रारंभ में अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से दोलन करता है, परंतु कुछ समय पश्चात ओमेगा 0 आवर्ती के दोलन समाप्त हो जाते हैं और लोलक अवमंदक बलों के विरुद्ध किए जाने वाले कार्य के कारण होने वाले ऊर्जा की हानि की पूर्ति बाह्य परिवर्ती बल से करता है और प्रणोदित आवर्ती ओमेगा से दोलन करने लगता है। ऐसे दोलित्र को चालित या प्रणोदित दोलित्र कहते हैं। प्रणोदित दोलित्र पर 3 प्रकार के बल लगते हैं। पहला प्रत्यानयन बल Fr बराबर माइनस का kx, यहाँ के बल नियतांक है और x विस्थापन है। दूसरा अवमंदन बल Fd बराबर माइनस का लैम्डा बी, वही है, इसको हमने माइनस का लैम्डा dx अपॉन dt लिख दिया है। यहाँ लैम्डा अवमंदन नियतांक और dx अपॉन dt जो है लोलक का वेग है। तीसरा जो बल है यह है बाह्य प्रत्यावर्ती बल जो Fe के रूप में है। इसका मान Fe बराबर F0 साइन ओमेगा टी है। ओमेगा बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति है। तो इस प्रकार लोलक पर 3 बल लगने के कारण लोलक पर परिणामी कार्यरत बल जो होगा वो आ जाएगा F बराबर Fr प्लस Fd प्लस Fe, तीनों का योग है। तो तीनों का योग है लिख दिया है, तीनों के मान लिख दिए हैं। वही F का मान ma के रूप में d स्क्वेयर एक्स अपॉन dt ए को दर्शाता है। इनका दोनों का ट्रांसफर इधर कर दिया है, ये अपनी जगह रहेगा RHS में ही। m का भाग लगा दिया है तो हमें समीकरण 1 इस रूप में प्राप्त हो जाती है। डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस लैम्डा अपॉन एम डी एक्स अपॉन डी टी प्लस के बाई एम एक्स बराबर F0 बटा एम साइन ओमेगा टी। यहाँ लैम्डा अपॉन एम को वही 2r, के बाई एम को ओमेगा 0 स्क्वेयर, F0 बटा एम को स्मॉल f0 के रूप में लिखें तो इस समीकरण 1 से हमें मिल जाता है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 2r डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ओमेगा 0 स्क्वेयर एक्स बराबर F0 साइन ओमेगा टी। समीकरण 2 है। समीकरण 2 एक प्रणोदित दोलित्र का एक कोटिक स्वतंत्रता का अवकल समीकरण है। इस समीकरण के हमें 2 हल प्राप्त होते हैं, पहला क्षणिक हल और दूसरा स्थायी हल। यहाँ हम स्थायी हल प्राप्त करते हैं। स्थायी अवस्था में प्रणोदित लोलक बाह्य आरोपित आवर्ती बल की आवृत्ति से ही दोलन करता है। इस अवस्था में माना समीकरण 2 का जो हल है वो निम्न प्रकार है। x बराबर x0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो यहाँ से आपका डी इस समीकरण 3 का अवकलन करने पे हमें मिलता है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा x0 कोस ओमेगा टी माइनस 5। इसका पुनः अवकलन कर देते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर वो माइनस ओमेगा स्क्वेयर x0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो हमारे पास x डी एक्स अपॉन डी टी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर का मान आ जाते हैं। इन मानों को हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 2r ओमेगा एक्स जीरो कोस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर एक्स जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बराबर एफ जीरो साइन ओमेगा टी। यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, ये लाइन एज इट इज़ है। यहाँ फाइव को जोड़ दिया है और घटा दिया है और ओमेगा टी माइनस फाइव के रूप में लिख दिया है। इसको लिखने का फ़ायदा ये हुआ है कि आपके एल एच एस एज इट इज़ रहेगी दूसरी स्टेप में। तीसरी स्टेप में भी एल एच एस एज इट इज़ रहेगी। आर एच एस में ये संशोधन करने के बाद यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है, तो वो फॉर्मूला खोल देते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के रूप में। अब समीकरण 6 में एल एच एस और आर एच एस में साइन ओमेगा टी माइनस फाइव एवं कोस ओमेगा टी माइनस फाइव के गुणांकों की तुलना करते हैं। तो इन गुणांकों की तुलना करने पे हमें मिलता है माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर गुणा एक्स जीरो बराबर एफ जीरो कोस फाइव और 2r ओमेगा एक्स जीरो बराबर एफ जीरो साइन फाइव। तो समीकरण 8 में हम समीकरण 7 का भाग लगाते हैं तो tan फाइव मिल जाता है 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो फाइव का मान tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। समीकरण 10 इसी प्रकार समीकरण 7 और 8 का वर्ग करके जोड़ते हैं तो हमें एक्स जीरो का मान मिल जाता है एफ जीरो बट्टा ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की घात 1/2। समीकरण 11। समीकरण 11 से जो एक्स जीरो का मान ये हमें मिला है, इस मान को हम समीकरण 3 में रखते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर प्रणोदित दोलित्र की स्थायी अवस्था में विस्थापन समीकरण प्राप्त होती है। यह विस्थापन समीकरण इस समीकरण 12 द्वारा दी जाती है, आप देख सकते हैं। इस समीकरण 12 से स्पष्ट है कि स्थायी अवस्था में प्रणोदित दोलित्र अपनी स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा जीरो से दोलन नहीं करता है, बल्कि चालित बल आवर्ती ओमेगा से दोलन करता है तथा लोलक का आयाम समय के सापेक्ष स्थिर रहता है। अतः लोलक का जो विस्थापन है यह आरोपित बल की कला से फाई कोण से पीछे रहता है। यदि हम प्रणोदित दोलित्र की कला ज्ञात करना चाहें तो समीकरण 9 जो ये है यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से प्रणोदित दोलक के विस्थापन व चालक बल के मध्य कलांतर फाई को हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं। tan फाई बराबर 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस समीकरण द्वारा प्राप्त कलांतर की निम्न 3 स्थितियाँ हो सकती है। पहली है न्यूनतम चालित आवर्ती। इस स्थिति में tan फाई का जो मान होता है यह 0 होता है, जिससे फाई का मान 0 हो जाएगा। अतः प्रणोदित लोलक एवं चालक बल दोनों एक ही कला में कंपन करते हैं। दूसरी स्थिति है क्रांतिक चालित आवर्ती। इस स्थिति में tan फाई का मान अनंत होता है, यानी फाई का मान π/2 हो जाएगा। इस स्थिति में प्रणोदित लोलक के विस्थापन की जो कला है यह चालक बल से π/2 कोण पीछे रहती है। तीसरी स्थिति है अति चालित आवर्ती। इस स्थिति में भी tan फाई का मान 0 होता है, तो फाई का मान π होगा। अतः जब चालन आवर्ती लोलक की स्वाभाविक आवर्ती ओमेगा 0 से अत्यधिक होती है तो प्रणोदित लोलक के विस्थापन की कला चालक बल से π कोण पीछे रहती है। उपरोक्त तीनों विशिष्ट स्थितियों में
कालांतर फाई का जो चालक है यह है बल की आवृत्ति के अनुसार इस चित्र द्वारा परिवर्तित होता है। यहाँ आपको वक्र दिखाया गया आवर्ती में और कालांतर फाई में। तो ये अति अवमंदन की स्थिति है, ये शून्य न्यून अवमंदन की, और ये आपकी शून्य अवमंदन की स्थिति है। अब यदि हम बात करें प्रणोदित दोलित्र की कला की, तो समीकरण 11 से प्रणोदित लोलक का जो आयाम है यह समय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि चालक बल की आवृत्ति ओमेगा पर निर्भर करता है, और इसमें चालक बल अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा हानि की पूर्ति करके आयाम को नियत बनाए रखता है। अवमंदन बल को यदि हम न्यून माने तो प्रणोदित दोलित्र के आयाम का हम निम्न अवस्थाओं में अध्ययन करते हैं। इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं, न्यून चालित आवर्ती, क्रांतिक चालित आवर्ती और अति चालित आवर्ती। तो पहले बात करते हैं न्यून चालित आवर्ती की। इस स्थिति में चालित लोलक का जो आयाम है वो x0 बराबर f0/k होगा, और दोलित्र का आयाम आरोपित बल के आयाम एवं बल नियतांक पर निर्भर करेगा। क्रांतिक चालित आवर्ती की स्थिति में x0 का मान f0/λ0 होता है। इस स्थिति में दोलित्र का आयाम अवमंदन बल पर निर्भर करता है। और तीसरी स्थिति है अति चालित आवर्ती। इस स्थिति में आयाम का मान जो है वो लगभग f0/ω² होता है। अतः जब दोलित्र की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति की अपेक्षा बहुत अधिक होती है तो दोलित्र का आयाम चालित आवृत्ति ओमेगा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रूप से परिवर्तित होता है, एवं दोलित्र में प्रणोदित आवृत्ति ओमेगा की अनुक्रिया जो है वो घटती जाती है। तो ये अपना चालित आवर्ती दोलित्र था। धन्यवाद।